तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो दोस्तों मैंने पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया हुआ था, अर्थव्यवस्था का परिचय। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप लोग कर लीजिए। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर किया करें, लाइक भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अब जो इकोनॉमिक्स की दोस्तों क्लास होगी ये बहुत बेहतरीन दोस्तों आपकी क्लास शुरू होने जा रही। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो टॉपिक रहेगा मुद्रास्फीति। तो सबसे पहले दोस्तों मुद्दा यही उठता कि मुद्रास्फीति कहते किसे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मुद्रास्फीति दोस्तों क्या होती है। जैसे दोस्तों आप लोग कहीं मार्केट में गए और कोई चीज़ दोस्तों आप लोग इस टाइम आज मान लेते मार्केट में गए और आज आप लोग 1 किलो दोस्तों प्याज 10 रुपए का लेकर आए। दोस्तों आप 1 किलो प्याज 10 रुपए का लेकर आए, लेकिन फिर दोस्तों 2-3 दिन बाद फिर आप मार्केट में गए और वही 1 किलो का प्याज आपको 15 रुपए का मिला। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग घर आते हो तो क्या कहते हो, बहुत महंगाई हो गई, 15 रुपए किलो प्याज हो गया है। यही दोस्तों कहलाती मुद्रास्फीति। मतलब जब देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, इसे ही दोस्तों हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। या जब देश में महंगाई बढ़ती है मुद्रास्फीति कहलाती है, मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों, महंगाई का मतलब दोस्तों, चलिए दोस्तों जरा देख लेते हैं। हेडिंग पड़ी हुई है मुद्रास्फीति। ठीक, मतलब क्या हुआ, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती, जब वस्तुओं और सेवाओं की दोस्तों कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात जब देश में महंगाई बढ़ती है दोस्तों, महंगाई, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों, कैसे दोस्तों इसे आप लोग समझोगे कि महंगाई बढ़ रही। जैसे मैंने दोस्तों बताया, अगर आप लोग मार्केट गए दोस्तों और मान लेते आलू लेने गए, आपने 1 केजी आलू खरीदे 20 रुपए के मिले, लेकिन फिर अगले दिन दोस्तों आप लोग मार्केट गए, वही 1 केजी आलू इस बार आपको 30 रुपए के मिले। इसका मतलब जो 10 रुपए ये बढ़े, ये आपकी महंगाई होगी। और जैसे ही आप दोस्तों घर आओगे सभी से कहोगे अरे आलू बहुत महंगे हो गए, 30 रुपए के मिल रहे। इसी को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात जब देश में महंगाई बढ़ती है तो मुद्रास्फीति होती है। तो सीधे सीधे दोस्तों आप ध्यान रखना, जब देश में महंगाई बढ़ रही तो इसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें मुद्रास्फीति के कारण दोस्तों क्या है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति के 3 कारण होते हैं, 3 कारण। और वो 3 दोस्तों कारण कौन कौन से होते हैं। एक दोस्तों आपका मांग जनित कारण। ठीक है दोस्तों, मुद्रास्फीति में एक आपका कारण है मांग जनित मुद्रास्फीति दोस्तों। ठीक, मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरा दोस्तों है लागत जनित मुद्रास्फीति। और तीसरा दोस्तों है मुद्रा की अधिक छपाई या प्रभाव। तो ये दोस्तों 3 आपके कारण होते हैं मुद्रास्फीति में। ठीक, तो एक है दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा लागत जनित मुद्रास्फीति, तीसरा मुद्रा की अधिक छपाई या प्रभाव। ठीक, तो मेन दोस्तों मुद्दा ये है कि मुद्रास्फीति कहते किसे हैं। तो मुद्रास्फीति जब देश में महंगाई बढ़ती है, यही स्थिति दोस्तों क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी आप चीज खरीदने जाओ, कोई भी, आज अगर वो चीज 20 रुपए की है
और कल वही 30 की हो जाए तो आप कहोगे महंगाई बढ़ गई है। इसी स्थिति को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्लियर। और ये 3 कारण होते हैं दोस्तों, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और मुद्रा की अधिक छपाई या प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए। ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बात करते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति को लेकर के। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, इस पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं अच्छे से। दोस्तों आप सभी लोग नोट्स बनाते रहें पीडीएफ, और बाद में दोस्तों कुछ चीज़ें जो छूट जाती वो दोस्तों आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगी, और मैं पीडीएफ दोस्तों लगवा दूंगा। बस आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और लिखते रहिए दोस्तों चीज़ों को। ठीक है ना दोस्तों, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अपने नोट्स बनाए दोस्तों और लिखते रहिए चीज़ों को अच्छे से। दोस्तों नोट्स बस बनाते रहे और चीज़ों को नोट करते रहे, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों आप लोगों को समस्या ना उत्पन्न हो। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जरा मांग जनित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या हुआ मांग जनित मुद्रास्फीति के। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पहली हेडिंग देते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। पहली हेडिंग हम लोग देखते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों, मांग जनित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति दोस्तों किसे कहते हैं, सबसे पहले अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो जरा दोस्तों देखिएगा मांग जनित, पहले थोड़ा आप समझ लीजिए मांग जनित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों ध्यान से सुनना, ये मार्कर आप मार्केट में लेने गए दोस्तों, ठीक है ना, अच्छे से देखिएगा। ये मार्कर दोस्तों आप मार्केट में लेने गए, ठीक, आप ले आए, फिर दोस्तों यही मार्कर लेने गए, फिर आप ले आए, फिर यही मार्कर लेने गए, फिर आप ले आए, फिर यही मार्कर लेने गए, लेकिन दुकानदार ने कहा कि अब इसकी पूर्ति कम है। फिर और लोग भी इसी मार्कर को मांगने आए, दुकानदार ने कहा अब इसकी पूर्ति कम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जब इसकी पूर्ति दोस्तों कम होगी, ठीक, तो इस मार्कर की कीमत बढ़ेगी। समझ पा रहे दोस्तों आप सभी लोग। मतलब मैं दोस्तों कहना ये चाह रहा हूं मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब वस्तु की मांग ज्यादा होती है और पूर्ति होती है कम। और जब वस्तु की मांग दोस्तों ज्यादा है और वो वस्तु मार्केट में उपलब्ध है नहीं, तो इसका मतलब दोस्तों वो जो वस्तु की जो कीमत अब होगी वो बढ़ जाएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूर्ति इतनी हो नहीं पा रही, सभी को चाहिए। तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब आप समझ पा रहे हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति में वस्तु की मांग अधिक होती है और पूर्ति होती है कम। इस कारण से दोस्तों इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति कहलाती है वो मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मांग ज्यादा हो किसी चीज की। जैसे दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों गांव में देखा होगा, कहीं पर नौटंकी अगर हो रही होती है तो दोस्तों इस नौटंकी की दोस्तों मांग कुछ ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पर ठुमके लगते हैं और ये सब चीजें देखी जाती है। तो जब ये सब चीजें आती तो बहुत भीड़ होती है, और जैसे ही रामलीला दोस्तों शुरू हो जाती है वहां पर तुरंत भीड़ खत्म कम हो जाती है, क्योंकि रामलीला की इतनी मांग नहीं है। ठीक, तो जिस वस्तु की मांग अधिक होगी और पूर्ति दोस्तों कम होगी, अब जैसे इसकी मांग दोस्तों बहुत लोग कर रहे हैं, पूर्ति मेरे पास है नहीं, 100 मार्कर थे, मांगने वाले 200 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले अगर हम ये 10 में बेच रहे तो अब मैं 30 में से बेचूंगा। इसका मतलब महंगाई बढ़ रही,
मांग ज्यादा है, ठीक है दोस्तों, और पूर्ति है नहीं, तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मुझे लगता है दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। इन चीजों को दोस्तों अच्छे से देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं, फिर एक बार मैं समझाने का फिर आपको प्रयास करूंगा कि मांग जनित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति में मांग जनित मुद्रास्फीति में मांग जनित मुद्रास्फीति में वस्तुओं की मांग अधिक होती है, वस्तुओं की मांग अधिक हो जाती है और पूर्ति कम होती है, पूर्ति कम होने के कारण पूर्ति कम होने के कारण, ठीक है दोस्तों, वस्तुओं की कीमत में अत्यधिक वृद्धि होती है, अत्यधिक वृद्धि होती है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद हम लोग दोस्तों और बात करेंगे। पहले अब आप समझ गए ना, थ्योरी जरा देखिएगा दोस्तों। मांग जनित मुद्रास्फीति में वस्तुओं की मांग अधिक हो जाती है और पूर्ति कम होती है, पूर्ति कम होने के कारण वस्तुओं की कीमत में अत्यधिक वृद्धि होती है। फिर से दोस्तों, जैसे मैं हूं, ठीक है ना, मैं एक टीचर हूं और मैं दोस्तों बहुत बड़ा पूरे यूट्यूब पर मैं छा गया हूं और लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। अब जो अदर लोग जो बड़े बड़े दोस्तों जिनके चैनल हैं, वो अगर मुझे खरीदेंगे तो दोस्तों मेरी मांग हर जगह है, और जब वो मैं खरीदेंगे तो इसका दोस्तों मैं क्या करूंगा कि पहले मैं 20,000 में पढ़ाता था कि भाई चलो ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, मेरी मांग ज्यादा है, ठीक, और मेरी मांग ज्यादा, पूर्ति है नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मैं पूरे साल का 1 करोड़ का पैकेज लूंगा तभी मैं पढ़ाऊंगा इन जगह। तो इसका मतलब मेरी मांग ज्यादा है लेकिन पूर्ति है नहीं, इस कारण से मेरी जो कीमत है उसमें वृद्धि हो गई है। इसलिए इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा दोस्तों जो था वो दोस्तों था लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति इस पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। तो पहले दोस्तों हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं। इसमें वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाली लागत अधिक आती है, लगने वाली लागत अधिक आती है, लगने वाली लागत अधिक आती है, जिस कारण लगने वाली लागत अधिक आती है, जिस कारण कंपनी अपना
अपना लाभ लाभ निकालने के लिए लाभ निकालने के लिए लाभ निकालने के लिए लाभ निकालने के लिए वस्तुओं व सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं को महंगा करती हैं महंगा करती हैं। ठीक है दोस्तों, महंगा करती हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जरा देखिएगा, बहुत अच्छे से दोस्तों आप लोग समझना, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छे से दोस्तों जरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति का दोस्तों मतलब क्या हुआ? दोस्तों जरा देखिएगा, ये जो वस्तु है यानी कि मार्कर है हमारा, ठीक है, ये दोस्तों पहले बनता था 4 रुपए में। ठीक, अब इसमें दोस्तों हमने क्या किया, कुछ हमने इसमें और डिजाइन डाल दी और कुछ इसकी बनावट दोस्तों अच्छी लगा दी। जो पहले लागत जो आती थी वो 4 की आती थी, लेकिन अब जो इसकी लागत आने लगी, ये सब बनने में पूरा लागत लग गई, वो दोस्तों 8 रुपए की हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले लागत थी सस्ती दोस्तों, 4 रुपए में पूरा मार्कर बन के तैयार, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब जब इसकी लागत दोस्तों 8 रुपए हो गई और ये 8 रुपए में मार्कर बनकर तैयार हो रहा है, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं दोस्तों अपना लाभ कमाने के लिए इसकी कीमत में तो वृद्धि करूंगा, क्योंकि लागत ज़्यादा लग गई है। और जब इसकी मैं कीमत में जैसे ही वृद्धि करूंगा तो दोस्तों क्या आप कहोगे, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो दोस्तों जब वस्तुओं की लागत दोस्तों अधिक होती है तो कंपनियां बड़ी बड़ी क्या करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं, तो वो अपना लाभ निकालने के लिए इसके कीमत में वृद्धि कर देती हैं। इसी को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों मेरे पास कोई फैक्ट्री है और मैं चिप्स का पैकेट बना रहा हूं, तो पहले दोस्तों ये पैकेट 5 रुपए में तैयार हो जाता था, सब कुछ लागत आकर लगा के। अब दोस्तों अब जब मैं आलू खरीद रहा हूं और जब चिप्स बना रहा हूं, सारी लागत जब उसमें लगवा रहा हूं, तो वो पैकेट दोस्तों 10 रुपए में तैयार हो रहा। तो अब हम लोग जो कंपनी है वो क्या करेंगी, अपना भी तो लाभ निकालेंगी। तो वो जो पहले चिप्स का पैकेट 5 रुपए मिलता था, अब वही दोस्तों हो सकता है 15 रुपए में मिले। तो वे वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कर दी ना, और जब वृद्धि कर दी तो इसी को ही दोस्तों हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। और ऐसी क्या कहलाती मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। इसमें वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाली लागत अधिक आती है, यानी जब किसी वस्तु का हम लोग उत्पादन करते हैं तो उसमें दोस्तों लागत अधिक आती है, और लागत अधिक आती जिस कारण कंपनी अपना लाभ निकालने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को महंगा करती है, वस्तुओं और सेवाओं को महंगा करती है। इसी को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए दोस्तों इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं मुद्रा का प्रभाव या छपाई के बारे में। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो आप सभी लोग, ले लिया होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर का दोस्तों पॉइंट क्या है, उस पर दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर के पॉइंट पर अब हम लोग बात करते हैं। और वो तीसरे नंबर का दोस्तों हम लोग पॉइंट करते हैं मुद्रा का अधिक प्रभाव या छपाई। ठीक है दोस्तों, इस पर अब हम लोग बात करते हैं, मुद्रा के अधिक प्रभाव या छपाई पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। क्या रहेगा ये तीसरे नंबर का पॉइंट। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहिए और इस पर दोस्तों
कमेंट भी करते रहिए दोस्तों, कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर में मुद्रा की अधिक छपाई या प्रभाव। ठीक है दोस्तों, मुद्रा की अधिक छपाई या प्रवाह। मुद्रा की अधिक छपाई, मुद्रा की अधिक छपाई या प्रवाह। छपाई या प्रवाह, मुद्रा की अधिक छपाई या दोस्तों क्या प्रवाह। ठीक है दोस्तों, इस पर अब हम लोग बात करते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, पहले दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझना। ठीक है दोस्तों, और फिर हम लोग दोस्तों इसकी थ्योरी लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहले दोस्तों मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि मुद्रा के अधिक छपाई या प्रभाव क्या होगी। जरा दोस्तों जरा देखिएगा, जैसे अच्छे से दोस्तों देखिएगा, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति आपके पास आए और कहे दोस्तों ये जो टोकरी है दोस्तों, ये जादू की टोकरी है, जादू की टोकरी है, टोकरी। ठीक है ना, और इसमें जो भी, और इस जादू की टोकरी को देखने वाले ये सभी व्यक्ति हैं दोस्तों, इस जादू की टोकरी को देखने वाले ये सभी व्यक्ति हैं, इस जादू की टोकरी को देखने वाले दोस्तों ये सभी व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति है चारों तरफ दोस्तों, इस टोकरी के चारों तरफ सभी व्यक्ति घिरे हुए हैं। और दोस्तों सरकार दोस्तों कह रही ये जो जादू की टोकरी है, इसमें जो भी दोस्तों हाथ डालेगा उसके हाथ में रुपए आ जाएगा, और जिसका जितना भी मन हो वो दोस्तों ले जाए। ठीक, तो अब दोस्तों क्या करेगा, पहला व्यक्ति दोस्तों इसमें हाथ डाला, मान लेकर इसको रुपए मिल गए। ठीक है दोस्तों, दूसरे व्यक्ति ने हाथ डाला, इसे भी रुपए मिल गए दोस्तों इस टोकरी से जादू की। तीसरे ने हाथ डाला, इसे भी रुपए मिल गए। चौथे ने दोस्तों हाथ डाला, इसे भी रुपए मिल गए। पांचने ने हाथ डाला, इसे भी रुपए मिल गए। ऐसे ही जो आ रहा सब इसमें हाथ डाल रहा, सबके हाथ में रुपए आ रहा। अब दोस्तों बताओ, जब सरकार ने कहा ये टोकरी है और जिसे जितना रुपए लेना ले जाओ, तो इसका मतलब जब जनता के पास में या हाथ में दोस्तों पैसा जब आ जाएगा, अब देखिए सभी इसमें टोकरी में हाथ डाल रहे दोस्तों और सबके हाथ में पैसा जा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही जनता के हाथ में पैसा आएगा और पूरी भारत की जनता सभी के पास पैसा 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 ही है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, जैसे सबके हाथ में रुपए होगा तो लोगों का दोस्तों लालच बढ़ेगा। लालच कैसा बढ़ेगा, कुछ लोग दोस्तों सोचेंगे कि आज ये गाड़ी ले लें, कुछ लोग दोस्तों सोचेंगे आज वो ले लें। ठीक है दोस्तों, ऐसा लालच बढ़ेगा। और जब आप दोस्तों बताएं लालच अगर बढ़ेगा तो लोग दोस्तों क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं का आनंद लेना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही लालच बढ़ेगा तो दोस्तों कुछ लोग क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहेंगे। कुछ लोगों के मन में दोस्तों क्या आएगा कि ये डिजायर खरीद लें, कुछ लोगों के मन में आएगा दोस्तों बड़ी गाड़ी ले लें। पैसा आई दोस्तों क्योंकि इस जादू की टोकरी से मिला है। तो जब दोस्तों जनता के हाथ में पैसा आएगा और मार्केट में खूब पैसा, जनता के हाथ में पैसा है, तो दोस्तों क्या होगा, जब पैसा चारों तरफ जनता के हाथ में है, ठीक, तो महंगाई दोस्तों क्या हो जाएगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जो अब जब पैसा है तो अगर किसी, मुझे ये चीज पसंद आ गई और दूसरे को भी यही पसंद आई, तो दूसरा इसे 10 रुपए में खरीद रहा, मेरे पास पैसा है, तो हम कहेंगे नहीं हम इसके 15 देंगे। कोई चीज पसंद आ गई तो आ गई, हम इसे 20 देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, लोग मांग ज्यादा करेंगे, और जब लोग मांग ज्यादा करेंगे दोस्तों तो आप बताएं महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपने इसके अनुसार क्या होगा, जो अपनी केंद्रीय बैंक आरबीआई है दोस्तों, ये काम क्या करेगी, ये नोटों की अधिक छपाई करके और जनता के हाथ में रुपए बांट दे। और जब जनता के हाथ में दोस्तों रुपए पहुंचेगा तो जनता की मांगे भी बढ़ेंगी, और जब मांगे बढ़ेंगी दोस्तों जनता की, तो इसका मतलब जनता वस्तुओं और सेवाओं का आनंद लेना चाहेंगे, और जैसे ही जनता वस्तुओं और सेवाओं का आनंद लेंगे तो वस्तुओं की कीमत में दोस्तों वृद्धि होगी। जब मांग ज्यादा होगी तो वृद्धि होगी,
और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा की अधिक छपाई या प्रभाव। और ये कैसे किस कारण से हुआ, मुद्रा की अधिक छपाई हो गई है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे, मतलब एक बार फिर से दोस्तों देख लेते। जैसे ये आरबीआई है दोस्तों, आरबीआई, और ये अधिक मुद्रा की छपाई कर दे और खूब सारा पैसा जनता के हाथ में दे दे, तो जनता की दोस्तों जो मांगे हैं वो बढ़ेंगी और जनता अधिक कीमत दे करके सभी वस्तुओं को खरीदेगी, और खरीदने का जब प्रयास करेगी दोस्तों तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, मुद्रा की अधिक छपाई या प्रवाह। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसी को लिखने का थोड़ा प्रयास करते हैं। कुछ चीजें दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग दोस्तों देखेंगे मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मुद्रास्फीति का मापन। तो दोस्तों थोड़ा हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इसकी थ्योरी अब लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, जब किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा, तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिखता हूँ, जब किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा को बहुत अधिक मात्रा में छापकर, ठीक है दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में छापकर मार्केट में दे दिया जाता है, दे दिया जाता है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति अधिक होगी, ठीक, जिससे लोगों की दोस्तों क्रय शक्ति अधिक होगी, जिससे लोगों की क्रय शक्ति अधिक होगी। लोग अधिक से अधिक वस्तुओं या सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कम होगी, तो लोग अधिक कीमत देकर
अधिक कीमत देकर वस्तु या सेवा को खरीदते हैं, वस्तु या सेवा को खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, खरीदते हैं। और जब अधिक कीमत देंगे तो महंगाई दोस्तों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए मतलब दोस्तों मैंने क्या बताया। अपने देश का जो केंद्रीय बैंक है दोस्तों आरबीआई, ये क्या काम करे, नोट बहुत अधिक मात्रा में छाप दे और मार्केट में दे दे, ये लो ले जाओ, आप भी ले जाओ, सबको बांट दे। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, लोगों के हाथ में पैसा अधिक आ गया, यानी कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई। और लोगों की जब क्रय शक्ति दोस्तों बढ़ जाएगी तो लोग वस्तुओं और सेवाओं का लाभ लेना चाहेंगे। और जब लाभ लेंगे, हर एक चीज खरीदी जा रही, तो इसका मतलब दोस्तों वस्तु और सेवाओं की पूर्ति जो होगी वो कम हो जाएगी। और जब पूर्ति कम होगी तो लोग ज्यादा पैसा देकर उस वस्तु और सेवा को खरीदना चाहेंगे। और जैसे ही ज्यादा पैसा देकर उस वस्तु और सेवा को दोस्तों खरीदेंगे तो महंगाई दोस्तों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा की अधिक छपाई या प्रवाह। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। जब किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा को बहुत अधिक मात्रा में छापकर मार्केट में दे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो जिससे लोगों की क्रय शक्ति अधिक होगी और लोग अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का लाभ लेना चाहेंगे। लेकिन बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कम होगी तो लोग अधिक कीमत देकर वस्तु और सेवा को खरीदते हैं, जिससे दोस्तों क्या बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति की गणना कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गणना की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो मुद्रास्फीति की गणना दोस्तों हम लोग मासिक आधार पर करते हैं। और वर्तमान में दोस्तों जो इसकी गणना करता है, कौन करता है, एनएसओ मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा की जाती थी। पहले दोस्तों सीएसओ करता था। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना सॉरी दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति की गणना भारत में मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर की जाती है। 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 वर्तमान में मुद्रास्फीति की गणना वर्तमान में मुद्रास्फीति की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कोष्टक में दोस्तों क्या कहते हैं, एनएसओ आयोग द्वारा की जाती है। और पहले दोस्तों कौन करता था, सीएसओ करता था। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है दोस्तों, तो मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर की जाती है और कौन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग या कार्यालय एनएसओ के द्वारा। और पहले दोस्तों सीएसओ के द्वारा की जाती थी, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर हुआ क्या, उन चीजों को दोस्तों हम लोग समझते हैं। एक दोस्तों है सीएसओ
और एक है NSSO। इन दोनों को मिलाकर दोस्तों यही दोस्तों आपकी कौन सी संस्था बनाई गई, NSO, और वर्तमान में दोस्तों मुद्रास्फीति की गणना यही करता है। ठीक दोस्तों, तो जरा देखिएगा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक है दोस्तों, इसके दो विंग्स होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? इसके अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSO की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके दो विंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके दो विंग्स होते हैं, इसके दो विंग्स होते हैं। कौन कौन से? जरा देखिए दोस्तों, एक था आपका CSO था, और एक दोस्तों था NSSO था। CSO को दोस्तों हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है दोस्तों, कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय दोस्तों कहते हैं। NSO की दोस्तों बात करें तो राष्ट्रीय दोस्तों प्रतिदर्श सर्वे कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे कार्यालय, प्रतिदर्श सर्वे कार्यालय। ठीक है दोस्तों, ये दो NSO के दोस्तों क्या होते हैं? विंग होते हैं। CSO की दोस्तों हम लोग स्थापना की बात करें तो CSO की दोस्तों स्थापना जो हुई थी, ये जो स्थापना इसकी हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, और इसका दोस्तों जो मुख्यालय है वो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, इधर अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1950 में, और इसका दोस्तों जो मुख्यालय है वो दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता या कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूं, जरा ध्यान से दोस्तों देखिएगा। वर्तमान में मुद्रास्फीति की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSO द्वारा होती है। इसी दोस्तों NSO के दो विंग होते हैं। कौन कौन से? एक CSO था, क्योंकि पहले इसी से मुद्रास्फीति की गणना की जाती थी, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली है। एक दोस्तों है NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे कार्यालय, इसकी स्थापना 1950 में, मुख्यालय कोलकाता में है। इन दोनों को CSO और NSO, इन दोनों को मिला करके एक दोस्तों कार्यालय बनाया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन? NSO। यानी का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, इन दोनों का विलय किसमें कर दिया गया? NSO में और NSO में। तो सरकार ने 2018 में यह निर्णय लिया कि इन दोनों का विलय किसमें कर दिया जाए? NSO में। और वर्तमान में यही NSO दोस्तों किसकी गणना करता है? मुद्रास्फीति की गणना करता है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ पा रहे? तो CSO और NSSO, इन दोनों का दोस्तों विलय किसमें कर दिया गया? NSO में कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो 2018 में दोस्तों हम लोग बात करें तो 2018 में CSO मतलब कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और इधर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। ठीक है दोस्तों, इधर आयोग दोस्तों लिख गया, सॉरी, कार्यालय कर लो, कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का विलय 2018 में सरकार ने NSO में कर दिया, और 2019 से दोस्तों ये लागू हो गई। अब इस प्रकार वर्तमान में मुद्रास्फीति की गणना NSO द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। क्लियर हो गया दोस्तों? तो वर्तमान में यही लिखा, मुद्रास्फीति की गणना NSO द्वारा की जाती है। इसके दो विंग्स थे, एक CSO और NSO, इन दोनों का विलय करके किसमें कर दिया गया? NSO में दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग वो भी पॉइंट लिख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग वो भी पॉइंट लिख लेते हैं किसका विलय किया गया था, ताकि आपको सब चीज़ें दोस्तों क्लियर रहे, कोई डाउट ना रहे। कोई दोस्तों आपके पास डाउट ना रहे, हर चीज़ क्लियर रहे बिल्कुल दोस्तों, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अच्छे से दोस्तों आप लोग नोट्स बनाए और लिखते रहे दोस्तों चीज़ों को, और नोट्स बनाते रहे। ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर दोस्तों वो पॉइंट लिख देता हूँ जो मैं आपको अभी बता गया हूँ। अब वो दोस्तों पॉइंट क्या था जरा देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मुद्रास्फीति, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सरकार ने 2018 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि CSO और NSSO का विलय NSO में कर दिया और 2019 से यह प्रभावी होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए मतलब दोस्तों। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं, पहले मुद्रास्फीति की गणना CSO करता था और अब वर्तमान में NSO करता है, और इसके अंतर्गत दो कार्यालय थे, CSO और NSO। इन दोनों का विलय किसमें कर दिया गया? NSO में। क्लियर हो गया दोस्तों? वही मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा था। तो अगर क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है, तो दोस्तों NSO करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर आगे बात करें तो जरा दोस्तों समझना, भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए मुद्रास्फीति गणना के लिए NSSO दो विधियों का प्रयोग करता है। दो विधियों का प्रयोग करता है। ठीक। और वो दोस्तों दो विधियां कौन कौन सी हैं? पहली दोस्तों जो विधि है वो दोस्तों बिंदु दर बिंदु पद्धति। पहली दोस्तों आपकी जो विधि है वो है बिंदु दर बिंदु पद्धति। ठीक है दोस्तों, बिंदु दर बिंदु पद्धति। बिंदु दर बिंदु पद्धति, ये दोस्तों पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में मुद्रास्फीति की गणना, ठीक है दोस्तों, इस पद्धति में मुद्रास्फीति की गणना एक दिनांक से शुरू होकर अगले मंथ में उसी दिनांक तक रहती है। इसी पद्धति को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु दर बिंदु पद्धति कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, जैसे 1 तारीख, अगर आज 1 तारीख है, मान लेते हैं आज जनवरी है, 1 तारीख है, अगर 1 तारीख से हमने गणना की तो ये गणना अगली कब खत्म होगी? 1 फरवरी को, 1 से 1। अगर 2 की, 2 से 2। ठीक है दोस्तों, इसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु दर बिंदु पद्धति कहते हैं। तो पहले दोस्तों इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, तभी दोस्तों हम लोग, आप लोग समझेंगे। पहले लिख लेते हैं दोस्तों ये क्या होती है। इस पद्धति में हर महीने, इस पद्धति में हर महीने मुद्रास्फीति की गणना 1 दिनांक से शुरू होकर 1 दिनांक से शुरू होकर अगले महीने के उसी दिनांक पर समाप्त होगी। अगले महीने के उसी दिनांक पर समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों मुझे लगता है दिनांक शायद गलत लिखा हुआ है, सही कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। मतलब अगर हम लोगों ने आज जनवरी है तो आज 1 जनवरी से शुरुआत की तो ये अगले महीने में उसी दिनांक पर समाप्त होगी, मतलब 1 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, हर महीने में। जैसे हम लोग दोस्तों, जैसे में अगर बात करें तो जैसे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जैसे में जरा देखिएगा दोस्तों, जैसे 1 जनवरी से 1 फरवरी, जैसे 1 जनवरी से 1 फरवरी, ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी से 1 फरवरी, ठीक है दोस्तों। ये हो गई बिंदु दर बिंदु पद्धति। एक बार फिर देख लेते हैं। इस पद्धति में हर महीने मुद्रास्फीति की गणना 1 दिनांक से शुरू होकर अगले महीने के उसी दिनांक पर समाप्त होती है। तो अगर 1 से शुरुआत की तो अगले में 1 से होगी, 2 से की तो 2 से होगी। ठीक, इसी पद्धति को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु दर बिंदु पद्धति, बिंदु दर बिंदु पद्धति। और ये दोस्तों कौन करता था? NSSO। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रकार की पद्धति करता है, एक बिंदु दर बिंदु पद्धति और एक दोस्तों आगे आएगी। तो पहले आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग बताते हैं दूसरी पद्धति के बारे में। आपको स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लूं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरी कौन सी है विधि। ठीक है दोस्तों, दूसरी विधि पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दूसरी विधि दोस्तों कौन सी है? अच्छे से दोस्तों नोट्स बनाइए और हर एक मैं बिंदु पर धीरे धीरे दोस्तों प्रयास करता और आपको समझाता चल रहा हूँ, जो भी मुझे नॉलेज है दोस्तों। और जो भी मुझे नॉलेज है आप लोग भी दोस्तों उस नॉलेज का मुझसे फ़ायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, और अपनी ज़िंदगी दोस्तों बेटर बनाइए। अच्छे से नोट्स बनाएं दोस्तों और लिखते रहें दोस्तों चीज़ों को, ताकि दोस्तों आपके साथ साथ और जो भी लोग देखें दोस्तों उन सभी को दोस्तों फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं दूसरी वार्षिक औसत पद्धति। दूसरी दोस्तों कौन सी है? वार्षिक औसत पद्धति। वार्षिक औसत पद्धति, वार्षिक औसत पद्धति। ठीक है दोस्तों, इस पद्धति में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? इस पद्धति में हर महीने के, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, इस पद्धति में हर महीने के, इस पद्धति में हर महीने इस पद्धति में दोस्तों हर महीने मुद्रास्फीति की गणना नहीं, इस पद्धति में हर महीने के
मुद्रास्फीति को जोड़कर, हर महीने के मुद्रास्फीति को जोड़कर एक वर्ष का औसत निकाला जाता है। जोड़कर एक वर्ष का औसत निकाला जाता है। औसत निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे में दोस्तों हम लोग बात करें तो जैसे दोस्तों क्या हो जाएगा, हर महीने का दोस्तों हमें औसत निकालना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे डॉट 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 और अपॉन में दोस्तों क्या कर दोगे 12, क्योंकि 12 मंथ होते हैं और औसत तो ऐसे ही निकलता है दोस्तों। औसत बराबर पदों का योग बटे कुल संख्या। तो पद कितने हैं दोस्तों 12, ठीक, मंथ 12 और कुल संख्या भी दोस्तों कितनी है 12। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक औसत पद्धति। यानी इस पद्धति में हर महीने के मुद्रास्फीति को जोड़कर एक वर्ष का औसत निकाला जाता है और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक औसत पद्धति। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने बात की मुद्रास्फीति की गणना। तो वर्तमान में मुद्रास्फीति की गणना NSO करता है और हम लोगों ने जो दो ही विधियां देखी, ये NSO के तहत, NSSO के तहत देखी है। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे NSO मुद्रास्फीति का मापन किस प्रकार से करता है और कौन कौन से तरीके अपनाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वार्षिक औसत पद्धति। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है और आपको हर चीज स्पष्ट क्लियर हुई हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहाँ से करें? 20 से काट दो बस।